वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने रिस्टोरेशन एज को डिस्कस करना है। एज ए होल इसको अगस्टन एज कहा जाता है, लेकिन अगस्टन एज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, और इसको आज हमने इसके पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड को देखनी है। ओवरऑल अगस्टन एज 1600 से 1660 से स्टार्ट हुआ था 1800 तक। और रेस्टोरेशन का जो दौर था वो 1660 से लेकर 1700 तक इसकी ड्यूरेशंस थी। तो सबसे पहले हम इसके पॉलिटिकल कंडीशंस को देखेंगे, सोशल बैकग्राउंड को देखेंगे कि ये चीज़ें क्या हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेशन थी, रेस्टोरेशन हुई थी, मोनार्की रिस्टोर हुई थी। द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड, क्योंकि जो चीज़ें थी प्यूरिटन ने बहुत सख्त की थी। पीपल वांटेड टू गेट द monarch back, so he invited the son of the Charles first from the France, who ran away during the civil war when his father Charles the first was about to execute it. So he ran away from England, and he settled down in France. So he was requested to come to the England once again and assume the throne of the England. तो इस तरह से इसको रेस्टोरेशन कहा जाता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी है कि हम कुछ ब्रॉडर फैक्ट्स पे बात करें कि यहाँ पर हमारे पास दो मोनार्क्स इसी दौर में आते हैं। हमारे पास है एक चार्ल्स सेकेंड, और इसका एक भाई था जेम्स द सेकेंड, और इसका एक भाई था जेम्स द सेकेंड। ये दोनों जो थे, ये दोनों, क्योंकि इसका दौर जो था किंग्स चार्ल्स का 1660 से शुरू होता है तकरीबन 1885 तक। ऑलमोस्ट ही रूल फॉर अबाउट 25 ईयर्स। और इसका हमारे पास 85 से लेकर तकरीबन 88 तक ही रूल्ड फॉर अबाउट 3 ईयर्स। लेकिन ये दोनों जो थे ये टू रूल wanted to wanted to rule as a absolute एब्सोल्यूट मोनार्क। वो एज एब्सोल्यूट मोनार्क वहाँ पर अपनी रूलिंग करना चाहते थे। और दोनों जो थे रोमन कैथोलिक को ही पसंद करते थे। किंग्स चार्ल्स अपेरेंटली तो वो प्रोटेस्टेंट था, अपेरेंटली तो वो प्यूरिटन मींस प्रोटेस्टेंट था, लेकिन डीप डाउन वो फेवर कर रहा था रोमन कैथोलिसिज्म को। लेकिन जेम्स जो था वो तो अपेरेंटली भी विविडली वो क्या था, वो रोमन कैथोलिक था। और इसलिए दोनों जो थे रोमन कैथोलिक्स को ही प्रमोट करना चाहते थे, और उसको जैसे बैन किया था, तो उसको दोबारा से कैथोलिसिज्म को दे वांटेड टू रिस्टोर, दे वांटेड they wanted to restore the Catholicism. They wanted to the Catholicism back, क्योंकि इन इंग्लैंड कैथोलिसिज्म दे वांटेड टू इन इंग्लैंड दोबारा से वो इंग्लैंड में कैथोलिसिज्म को रिस्टोर करना चाहते थे। और दोनों जो थे बोथ वर द नेफ्यू जो ये दोनों क्या थे, नेफ्यू थे, नेफ्यू ऑफ सिस्टर्स सन, नेफ्यू ऑफ लुइस द 14th ऑफ फ्रांस। ये उसके भतीजे थे दोनों, जिसको एक ये जो फ्रांस का जो किंग था इसको हम द ग्रैंड मोनार्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि फ्रॉम हुम दे रिसीव्ड इसी ग्रैंड मोनार्क से उनको सीक्रेटली हेल्प मिलती थी कि उनका जो डिज़ाइन था, उनकी जो प्लानिंग थी कैथोलिसिज्म को रिस्टोर करने की, वो पूरा हो सके। बट लेकिन दोनों क्या थे, दोनों नाकाम हो गए, क्योंकि जेम्स की जो बेवकूफ़ी थी कि वो क्या ओपनली अटेम्प्ट कर रहा था कि वो कैथोलिसिज्म को इम्पोज करते इंग्लैंड पर।
और जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आया, और इस रेवोल्यूशन की वजह से उसकी खुद डाउनफॉल शुरू हो गई थी, और उसकी डाउनफॉल हुई भी 1888 में, क्योंकि सिविल वॉर के नतीजे में सिविल वॉर के एज ए रिजल्ट ऑफ द एज ए result of the civil war as a result of the civil war के नतीजे में दो पार्टीज टू पार्टीज केम इनटू बीइंग, दो पार्टीज वजूद में आए थे, केम इनटू बीइंग, टू पार्टीज वजूद में आए थे, क्योंकि जो कैलिवर्स थे, जो किंग को पसंद करने वाले लोग थे, उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे, कैलिवर्स थे, और दूसरी तरफ थे राउंड हेडेड वो लोग थे जो पार्लियामेंट की कॉज को सपोर्ट करते थे। और ये दोनों जब उन्होंने सर्वाइव किया रेस्टोरेशन पीरियड को, तो ये दोनों डिफरेंट नेम्स के साथ आ गए। ये कैलिवर्स जो थे ये टॉरीज बन गए थे, दे बिकम द टॉरीज, और जो राउंड हेडेड थे उन्होंने एक्चुअली हु जॉइंड द एंग्लिकन चर्च, और इस तरह से वो विग्स बन गए थे। लेकिन जो उनका जो तर्ज अमल था ये लिबरल था, और ये जो थे ये बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, क्योंकि ये हर हाल में मोनार्की ही चाहते थे, प्योर ब्लड लाइन चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि ब्लड लाइन चाहे जो भी हो लेकिन कैथोलिसिज्म नहीं आनी चाहिए। जो कैलिवर्स थे वो ये चाहते थे कि चाहे कैथोलिसिज्म हो या फिर प्रोटेस्टेंटिज्म हो, लेकिन ब्लड लाइन प्योर होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने किंग जेम्स को बुलाया था, चार्ल्स सेकंड को बुलाया था इंग्लैंड से। तो इस तरह से ये दोनों जो थे ये, और फिर जो प्यूरिटन्स थे, जो सबसे अहम जो पार्टी थी, जो प्यूरिटन्स, जिसका एक दौर था जिसकी वजह से सिविल वॉर हुई थी, जो प्यूरिटन्स थे उसको उसको भी एक न्यू नाम दिया गया, और उसको डिसेंटर्स कहा जाता था। डिसेंटर्स ये इसी नाम से फिर जाने जाते थे। दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड इट इज़ आस्क्ड मेनी टाइम ऑफ द एग्जाम्स। सो पार्लियामेंट जो था, पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट विच वाज कॉल्ड आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की वाज सो वार्मली रॉयलिस्ट। अब ये जो पार्लियामेंट था जिसको रिस्टोर कर दिया गया था, जब रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई तो ये भी रॉयलिस्ट थे, और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो किंग के ही थे, किंग चार्ल्स के थे। और द चार्ल्स kept it setting for as long as 18 years. So his chief minister, उसका जो चीफ मिनिस्टर था इसी दौर का, जो चीफ मिनिस्टर था इसी दौर का जो चीफ मिनिस्टर था, जिसका नाम क्लेरन डॉन था, वो क्या था, वो बहुत ही हार्श था। उसने बहुत सख्त कानून बनाए थे डिसेंडर्स के खिलाफ, मींस प्योरिटन के अगेंस्ट उसने, और उसको मना किया था कि वो लोग क्या करेंगे कि पब्लिक वर्शिप नहीं करेंगे, उनको गवर्नमेंट से निकाल दिया था, गवर्नमेंट ऑफिस उनसे वापस लिए गए थे, उनको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी प्योरिटन्स को। और इसके अलावा और भी सख्त हरेस ट्रीटमेंट, और उनको कई तरीक़ों से उनको तंग किया जा रहा था। लेकिन वो क्या था, ही वॉज़ वेरी लॉयल फ्रेंड टू द किंग, और वो किंग के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल था। एंड अ सीरीज़ ऑफ डिज़ास्टर ब्रॉट अपॉन हिज डाउनफॉल, कि लेकिन ये इसकी डाउनफॉल किस वजह से शुरू हुई इस मिनिस्टर की, कि एक तो वहाँ पर एक ग्रेट प्लेग आया था, और द फर्स्ट वन जो था उसको हम कहते हैं द ग्रेट प्लेग। ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है रेस्टोरेशन पीरियड के। एक प्लेग हुआ था इन लंदन में आया था एक ग्रेट प्लेग, और ये हुआ था 1685 में। एक ड्राइडन का एक पोएम है एना मिराबिलिस द ग्रेट फायर, एक फायर। जो दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ हुई थी वो ये थी द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। लंदन में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की फायर लग चुकी थी। 16 एक प्रोफेसी भी हुई थी कि बाय द एंड ऑफ द 1666 लंदन को ख़त्म कर दिया जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और ऐसा लग भी रहा था कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर उसने क्या किया कि ये सब कुछ एक वहम था। ऑल्दो फायर आई, ग्रेट प्लेग आया, इसके अलावा डच के साथ, नेदरलैंड के साथ फाइट भी हुई थी
सारी चीज़ें आ रही थी। और क्योंकि जो वॉर विद डच, ये नीदरलैंड, डच मीन्स नीदरलैंड, 1667, तो सक्सेसिवली एक के दिगर बाद चीज़ें हो रही थी। और क्लेरडेन, और इस वॉर में इंग्लैंड को शिकस्त हुई थी। तो जो क्लेरडेन था, जो चीफ मिनिस्टर था, ही वाज टेकन एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन फॉर ऑल सच क्लेमिटीज, क्योंकि उसकी पॉलिसी, ऑल द पॉलिसीज तो किंग की नहीं थी, पूरे का पूरा सिस्टम किंग चला रहा था, लेकिन किंग सीरियस नहीं था, तो इसलिए, लेकिन कुर्बानी का बकरा भी तो चाहिए, तो कुर्बानी का बकरा इस मिनिस्टर को बना दिया गया। एंड ही वाज कॉल्ड कि उसने कुछ नहीं किया इन सारी चीज़ों को, उसे कुछ करना चाहिए था, हाँ, कि करना तो किंग को चाहिए था, लेकिन जो भी था, लेकिन वहाँ पर जो ब्लेम थे वो किसी और को बना कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से उनको डिसमिस कर दिया गया। और ये फिर बाद में फ्रांस भी भाग गया अपने आप को बचाने के लिए। न्यू मिनिस्ट्रीज केबल की जो न्यू मिनिस्ट्रीज आ गई। द न्यू मिनिस्ट्री केम इनटू बीइंग, न्यू मिनिस्ट्री केम इनटू केम न्यू मिनिस्ट्रीज केम इनटू बीइंग, और इसी न्यू मिनिस्ट्री को कबल कहा जाता था। कबल वॉज द न्यू नेम फॉर द न्यू मिनिस्ट्री, कबल वॉज द नेम फॉर द न्यू मिनिस्ट्री। और ये इसके जो इनिशियल लेटर्स थे द नेम के ऑफ इट्स मेंबर, ये मेंबर के लिए थे, क्योंकि टू ऑफ दिस किंग, इसमें टू ऑफ दिस वर द रोमन कैथोलिक, दो तो रोमन कैथोलिक थे। और इसके अलावा दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन द किंग डिज़ाइन, जो किंग की जो प्लानिंग थी उसको पूरा करने के लिए ये पहला कदम था कि वो मनार्की को जो कैथोलिज्म को था उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने जो इस मिनिस्ट्री में जो दो लोग, तो जो मेनली दो लोग थे, उसको कैथोलिक ही रखा था। और साथ में उसने एक और भी डिक्लेरेशन ऑफ एक लॉ पास की, और जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। और ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस वो था कि जिसने जो पिनल्स लॉ थे, जो कानून था, जो लॉ थे जुर्म क्राइम करने वालों के लिए, वो ये थे कि वो बहुत ही जो क्लेरडन के कोड था अगेंस्ट कैथोलिक एंड डिसेस्टर। तो क्योंकि जो पहले जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने कैथोलिक तो पहले से ही प्रेजेंट में थे, लेकिन फिर जो पहले मिनिस्ट्री थी उन्होंने पेरोटन को भी डाल दिया था, डिसेंटर को भी डाल दिया था, प्यूरिटन को। तो इसी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से क्या हुआ कि इसने एक लॉ पास की, और ये लॉ वो थी कि जिसकी वजह से उसको आम माफ़ीनामा सबको मिल गया था। वो सिर्फ मकसद ये था कि ये समझ रहा था कि जब मैं आम माफ़ीनामा दूंगा तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली मैंने प्योरिटन्स को आज़ाद नहीं किया, मैंने प्रोटेस्टेंट को आज़ाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कैथोलिक को वो आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। और ये उम्मीद थी उसने कि डिसेंडर वुड बी सो प्लीज टू गेट फ्रीडम ऑफ वर्शिप, एंड they won't you know they wouldn't object to the same concession being given to the Catholic। एक तो वर्शिप की आज़ादी मिल गई थी प्योरिटन्स को, इसके साथ साथ कैथोलिक को भी मिल गई थी, लेकिन वो अपनी कैलकुलेशन में मुकम्मल तौर पर रॉन्ग था। उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि चीज़ें उसके सोच के अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि इसी डिक्लेरेशन के जो इफ़ेक्ट थे ये रिवर्स में हुए, और सिर्फ वो जो कुछ तवक्को कर रहा था उसके बिल्कुल अगेंस्ट में सारी चीज़ें हो गई थी। लोगों ने देखा कि ये तो किंग जेम्स ने प्रोटेस्टेंट के लिए नहीं, एंग्लिकन के लिए नहीं, लेकिन ये तो अपने आप को कैथोलिक को फेवर करने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। एंड वो क्या कर रहा था कि द किंग, लेकिन फिर बाद में जब किंग को पता चला, उसने सेंस किया इस खतरे को, इस डेंजर को, तो उसने इस डिक्लेरेशन को विड्रॉ कर दिया था। एंड इवन दिस डिड नॉट पेसिफाई द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भी उसने ये चीज़ें, पार्लियामेंट अब सेंस कर रहा था कि सेंस कर रही थी कि अब किंग्स चार्ल्स सेकंड जो है वो कैथोलिक को ही रिस्टोर करेगा। तो उन्होंने एक टेस्ट, पार्लियामेंट ने द पार्लियामेंट पास्ड अ टेस्ट एक्ट, एक टेस्ट एक्ट जो था उन्होंने वो पास किया। और टेस्ट एक्ट क्या था? टेस्ट एक्ट में ये था कि विच मेड इट कंपल्सरी फॉर एवरी सर्वेंट ऑफ द क्राउन टू टेक
the sacrament according to the rites of Anglican Church। उसने ये पास किया कि जो भी होगा, जो पार्लियामेंट में या क्राउन के नज़दीक आएगा, रॉयल में आएगा, तो उसको एंग्लिकन चर्च से पहले जो उसकी जो टर्मिनोलॉजीज है उसको एक्सेप्ट करनी होगी। जो कैथोलिक के अगेंस्ट है, तो कैथोलिक तो नहीं आ सकते थे यहाँ पर। और ये इतना स्ट्रॉन्ग था, एंड इसके पीछे जो फीलिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ख़ास करके कैथोलिक के अगेंस्ट जो फीलिंग थी, दैट अ फिक्टिशियस प्लॉट वाज इन्वेंटेड टू इम्प्लिकेट देम। तो एक एक और था, इट वाज गिवन आउट बाय एक जिसको हम पॉपिश प्लॉट के नाम से जानते हैं। एक वाक़या हुआ था जिसको हम पॉपिश प्लॉट कहते हैं, और इसको कैरी आउट किया था एक टाइटस टाइटस ऑटस टाइटस ऑटस ने इसको कैरी आउट किया था। इसलिए कैरी आउट किया था कि ये एक कैथोलिक की साजिश थी, ताकि वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, गवर्नमेंट और चर्च को ओवरथ्रो करेगा, और इसलिए ये बिलीव किया जाएगा अगेंस्ट कि ये क्या किया था कि मैनी इनोसेंट कैथोलिक वर पुट टू डेथ। और इस तरह से मतलब ये एक किस्म की कैथोलिसिज्म ने इसने कैथोलिक को फेवर करने के लिए एक साजिश की थी किंग को मारने के लिए, लेकिन इस को ये कैरिड आउट नहीं हुआ, और इसका पता चल गया था इसको कैरिड आउट करने से पहले। तो द विंग्स वर इसकी वजह से विंग्स जो थे वो थारोली रोस्ट हो गए, वो उठ गए थे। एज द चार्ल्स हैज़ नो लेजिटिमेट चाइल्ड। अब ये चार्ल्स जो इंसान था, जो किंग था, वो बहुत ही ज़्यादा लेविश था, और वो हर जगह पर उसके अफेयर्स थे, इन इलीगल अफेयर्स थे, उसके सेक्सुअल इंटरकोर्सेस थे। एज ए रिजल्ट उसके बहुत ही ज़्यादा इलेजिटिमेट चाइल्ड्स भी थे। और द प्रॉस और इसके जो इसका लेकिन इसका कोई लेजिटिमेट सन नहीं था। किंग्स का कोई लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं था, और ऑब्वियसली बात थी कि किंग के बाद जो थ्रोन था वो उसके भाई जेम्स के पास जाने वाली थी, जो एक ओपनली कैथोलिक था। और एक कैथोलिक किंग अगर इंग्लैंड के थ्रोन पर तख्त पर आ जाता, तो डेफिनेटली बात थी कि कैथोलिसिज्म रिस्टोर हो जाती, और प्यूरिटन कुछ भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने एक एक्सक्लूजन बिल पास किया। द एक्सक्लूजन एक एक्सक्लूजन दी एक्सक्लूजन एक बिल था, उन्होंने इसको पास कर दिया था। एक एक्सक्लूजन बिल्स था, उन्होंने पास किया था। और ये एक्सक्लूजन बिल ये था, इसके बारे में था कि चांस कि कैथोलिक है नहीं आना है, प्रोटेस्टेंट में चाहे वो जो भी होगा, चाहे वो किंग का इलेजिटिमेट अगर चाइल्ड भी है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम क्या जेम्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चार्ल्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, और उसने क्या किया कि उसने पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया। ही डिसॉल्व द पार्लियामेंट इन 1679 में। 1679 में उसने डिसॉल्व द पार्लियामेंट। बिल्कुल पार्लियामेंट को इस बिल को पास करती ही या पास करने से पहले उसने इसी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, ताकि इसकी ये इस प्रॉब्लम की जड़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। और इस तरह से ये जो बिल था इसको पास करने से रोक दिया गया। और जो रूल था फॉर द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ विदाउट अ पार्लियामेंट, और इसी तरह से गेटिंग और इसके लिए वो पैसे हासिल कर रहा था अपने अंकल से, लुइस द फोर्थ से। सो चार्ल्स जो था वो 85 में या 1685 में तो मर जाता है, लेकिन उसके बाद जेम्स आता है। तो चार्ल्स जो था वो तो एक ट्रीशियस किस्म का इंसान था, एक इंट्रीगिंग किस्म का इंसान था, लेकिन फिर भी had been on the whole cautious and discreet, for he had no wish to go on his travel again. He had not pushed things too far and had been able to do well for himself. वो चीज़ों को बहुत ही सेटल डाउन होशियारी के साथ लेके जा रहा था। Although he was a Catholic and he take interest in Catholics,
तो लेकिन यहाँ पर जो जेम्स था हैड नो सच प्रूडेंस, उसकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो बहुत ही अजीब किस्म का रेकलेस किस्म का इंसान था, और उसने अटेम्प्टेड टू ओपनली रिस्टोर द नेशनल कैथोलिसिज्म। उसने कहा कि जाओ जो कुछ करना है आप कर लो, मैं कैथोलिसिज्म को रिस्टोर करूँगा। और उसने किया, उसने ऐसा करके दिखा दिया था। हाँ, थोड़े से वक्त के लिए सही, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया था। और उसने 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसने क्या किया कि जो वीक्स के जो रिबेलियंस थे अंडर द ड्यूक, वीक्स ने ऑब्वियसली, जो वीक्स था वो तो बर्दाश्त नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने रिबेलियन शुरू किया, बगावत शुरू की थी। और किसके अंडर? अंडर द ड्यूक ऑफ मॉनमंथ, ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ। अब ये ड्यूक ऑफ मॉनमंथ जो था, ये एक इलिजिटिमेट चाइल्ड था, किंग्स चाइल्ड था सेकंड का, जो क्या करना था, अपने फादर के क्राउन को हासिल करना चाहता था, उस पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन ये बगावत नाकाम हुई और मॉनमंथ को वो ही वाज एग्जीक्यूटेड, उसको मार दिया जाता है। इसके अलावा एक और merciless execution of the rebel under the circuit of judges who came to be called bloody Aziz, वो भी हुआ। encouraged by his success in crushing the rebellions, जो भी बगावतें, जो भी rebellions हो रही थी, उसको वो किंग जेम्स क्रश करता गया, और लोग अब उसके जो साथी थे उसको इनकरेज करता रहा। तो जेम्स becomes the more reckless, और उसने ही collected an army of the Irish Catholics, appointed Catholics teacher at Oxford, and issued another declaration of indulgence ordering to be read every in church, क्योंकि उसके जो कैथोलिक जो स्क्रिप्ट थे उसको उसने लाजमी किया कि उसको भी पढ़ना होगा। Now the judges were afraid। अब ये लेकिन वहाँ पर जो 7 बिशप्स थे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन फिर भी ही ऑर्डर टू बी ट्राइड, उसने किया कि आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा ही करना है। लेकिन अब जज डर रहे थे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दे इक्वेटेड द बिशप्स, और इस तरह से उन्होंने ये सबको कुछ किया। लेकिन अब असल जो परेशानी जो इंग्लैंड पर आने वाली थी, या वीक्स को जो असल परेशानी लाक हुई, वो ये था कि किंग जेम्स के एक रूमर्स फैल गई, एक न्यूज़ फैल गई कि किंग जेम्स का बेटा पैदा होने वाला है। और अगर किंग जेम्स का बेटा पैदा होगा तो वो तो एक कैथोलिक होगा, और फिर इस तरह से दोबारा से जो कैथोलिक्स का निज़ाम है वो इंग्लैंड पूरा का पूरा कैथोलिक हो जाएगा। और जो स्ट्रगल पहले से चल रही थी, जो कि हेनरी द एट के दौर से, हेनरी द एट ने जो स्टेप्स लिए थे, इस तरह से प्यूरिटन का, प्रोटेस्टेंट्स का दोबारा से, एंग्लिकन चर्च का दोबारा से नामो निशान मिट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए कि, और ये जो एंग्लिकन चर्च जो था, जो इंग्लैंड के लोग थे, वो किसी तरह से भी छुटकारा पाना चाहते थे। अब जेम्स की जेम्स की दो डॉटर्स थी। उसकी दो डॉटर्स थे, एक का नाम था मैरी, और दूसरे का नाम था एना। मैरी एंड एना। अब मैं वो जो थे वो दोनों एज ए प्रोटेस्टेंट, ये दोनों में डॉटर्स जो थे ये एज ए प्रोटेस्टेंट्स रेस हुए थे, प्रोटेस्टेंट। और मेरी की शादी हुई थी डच के एक वीक का जो एक प्रोटेस्टेंट था, विलियम द ऑरेंज। विलियम द ऑरेंज नाम था उसका, उसके साथ वो शादी हुई थी। और ये एक प्रोटेस्टेंट लीडर था हॉलैंड का, जो उसको इनवाइट किया कि आप आओ। और ये एक्चुअली जेम्स का खुद अपना नेफ्यू था, और ये भी सक्सेशन उसने ही करा था इंग्लिश थ्रोन के लिए आफ्टर द मैरी एंड एना। तो क्या हुआ कि ऑन द अनएक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ द सन ऑफ टू द जेम्स, कि जब इंग्लैंड में जब जेम्स का बेटा पैदा होता है, तो लोग क्या करते हैं कि इस विलियम को इनवाइट करते हैं कि आप आओ, मेरी के साथ आ जाओ, एंड डिक्लेयर योर सेल्फ टू बी द किंग एंड क्वीन ऑफ द इंग्लैंड। तो ये जब आए तो मैरी क्वीन बन गई थी इंग्लैंड की, और विलियम जो था वो किंग बन गया था 1889 में, थ्रू द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्योंकि ये रेवोल्यूशन ऐसा आया था कि जब उन्होंने कहा कि बस हम आ गए, हमें इंग्लिश की तख्त हमारे लिए छोड़ दो, और किंग जेम्स वहाँ से चला गया। जो कैलिबर जो पार्टी थी
जो कैलिवर पार्टी थी इंग्लैंड में, डिड नॉट स्ट्राइक अ ब्लो फॉर द जेम्स, वो भी कैलिवर सपोर्ट में नहीं आए जेम्स में। ही सपोर्टेड जो जोकोबाइट्स थे, जोकोबाइट्स थे जो स्कॉटलैंड थे, जो जोकॉब्सियन थे, जेम्स के जोकोबाइट्स जो कैथोलिक्स थे, जो किंग जेम्स के साथ आए थे, जिसको जोकोबाइट्स कहा जाता था, उन्होंने भी सपोर्ट जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में थे, पुट अप द फाइट टू रेजिस्ट विलियम। थोड़ी सी फाइट उन्होंने की थी इसलिए विलियम के साथ कि उसको रेजिस्ट किया जा सके, लेकिन ये रेजिस्टेंस को ख़त्म किया जल्दी, और इस तरह से जो किंग जेम्स टू था, इसका डाउनफॉल यहाँ पर होता है और उसको तख्त से रिमूव किया जाता है। हालांकि और ये फिर वापस स्कॉटलैंड चला जाता है और वहाँ से कोशिश करता है जेकोबाइट्स के थ्रू कि यहाँ पर उसको दोबारा से मनार्की मिल जाए, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। और इस तरह से इसके जाने से जो क्वेश्चन जो था एब्सोल्यूट मनार्की का, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीमेसी पार्लियामेंट किया जाती है और पार्लियामेंट्स एक बिल ऑफ राइट है, वो बिल ऑफ राइट इसको पास कर लेता है। बिल ऑफ राइट में ये लिखा होता है, इसमें ये सारी चीज़ें होती है कि इट्स क्लियरली लिमिटेड द पावर ऑफ किंग। पहले तो किंग के पावर को बहुत ही कम कर देते हैं, और दूसरी जो बात है, लेट डाउन दैट नो कैथोलिक कुड बी द किंग ऑफ इंग्लैंड, कि कोई भी कैथोलिक इंसान, चाहे वो लीगल हो या इलीगल इंसान हो, या फिर कोई आयर हो, नेक्स्ट इन द सक्सेशन हो, जो भी हो, लेकिन वो इंग्लैंड का किंग नहीं बन सकता। जो ये था, और उसने इसके अलावा इट पुट एन एंड टू द रिलीजियस परसिक्यूशन, ग्रांटिंग एवरीवन फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड वर्शिप। सो द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस अगेंस्ट विच मिल्टन हैड थंडर्ड इन एरोपेगिटा, जहाँ पर जो प्रेस को भी आज़ादी मिल गई थी, प्रेस को भी यहाँ पर फ्रीडम हासिल हुआ, और ये वो फ्रीडम थी जिस पर मिल्टन ने अपनी जो एक प्रोज वर्क था उसको भी लिखा था। तो द रेवोल्यूशन जो था, सेटलमेंट वाज अ कंप्रोमाइज बिटवीन द विग्स एंड द टॉरीज, जो दो पार्टीज थी, जो विग्स थी, विग्स एंड टॉरीज, दोनों ने कंप्रोमाइज़ किया था और दोनों के कंप्रोमाइज़ पर ही ये सब कुछ हुआ था। So it was a conservative settlement in that it left the vested interest of the two parties intact. The chief vested interest was the control, the root, Bora. This was the मतलब ये जो सारी चीज़ें थी, ये यहाँ पर सब कुछ सही हो रहा था। अब जब इंग्लैंड में जब न्यू मोनार्की आई थी, विलियम्स आया था, लेकिन विलियम जो था, विलियम वो एक विलियम द थर्ड, और विलियम द थर्ड की जो रूलिंग थी 1869 से लेकर 1772, इसके बीच में क्वीन एना की और क्वीन मैरी की भी रूलिंग आती है। लेकिन ये एक वाइस किस्म का, एक वाइस, ही वाज अ वाइस एंड जनरस माइंडेड किंग, वो एक generous minded king था, and who would not persecute people for their opinion or punish those who had opposed him. The main event of his reign was his war with France. फ्रांस के साथ उसकी जंग चल रही थी, and the power of the Louis was a menace, एक खतरा था उसके लिए, not only to the country, उसके कंट्री के लिए, हॉलैंड के लिए, बट पूरे इंग्लैंड के लिए, पूरे यूरोप के लिए एक खतरा था। सो विलियम ने क्या किया, मेड हिमसेल्फ द लीडर ऑफ द ग्रेट, विलियम ने खुद एक ग्रेट अलायंस उसने बना दी, और उसको खुद को एक उनका लीडर बना दिया था, ग्रेट अलायंस का, ग्रेट अलायंस ऑफ यूरोपियन ग्रेट अलायंस ऑफ यूरोप का उसने खुद को इसका लीडर बना दिया था। क्यों भी ये सब कुछ उसने किया, क्योंकि विलियम मेड हिमसेल्फ द लीडर होगा, क्योंकि जो यूरोपियन ये अलायंस उसने बना दी थी अगेंस्ट द पावर ऑफ फ्रांस। इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड सपोर्टेड द विलियम्स वर्क नॉट ओनली बिकॉज द सेफ्टी टू द हॉलैंड वाज नेसेसरी,
विलियम को इंग्लैंड ने सपोर्ट किया, हालांकि वो इंग्लैंड का किंग था, लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने कि अपने किंग को सपोर्ट किया, इसलिए नहीं सपोर्ट किया कि हॉलैंड के लिए ये वॉर जितना ज़रूरी था, बट उसने सेफ्टी ऑफ इंग्लैंड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। और बिकॉज लुइस जो था वो ख़ुद भी एक जोकोबाइट था, और वो ये उसकी ये कोशिश थी, वो ये अटेम्प्ट कर रहा था कि वो री इम्पोज करते जेम्स द टू को इंग्लैंड पर और विलियम को हटा दें। सो यहाँ पर एक बात तो नोट करते जाओ कि विलियम की जो बैटल्स हुए फ्रांस के साथ, ऑल दो विलियम नहीं जीता, विलियम डिड नॉट विन, लेकिन द वॉर एंडेड आफ्टर द 8 ईयर विद द डिसाइसिव एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ट्रीटी ऑफ राइस राइसविक, एक ट्रीटी राइसविक 8 साल जब ये जंग हुई, सो 1697 में एक ट्रीटी साइन हुई, और बाय विच लुइस रिकॉग्नाइज्ड विलियम एज द किंग ऑफ इंग्लैंड। After uneasy peace of the four years, Louis again provoked England by declaring the dying James sons, the old pretender king of the England as the James III। उसका जो सन था किंग जेम्स का, लुइस ने दोबारा से कहा कि नहीं, अब जेम्स का जो बेटा बड़ा हुआ है तो इसको इंग्लैंड का किंग होना चाहिए। दोबारा से उसने चीज़ों को, पूरे हिस्से को उसने डिस्टर्ब कर दिया। एंड ही हैड ऑलरेडी प्रोवोक्ड द होल ऑफ द यूरोप, पूरे यूरोप को उसने क्या किया था कि जब उसने क्योंकि एक्सेप्टिंग अगेंस्ट ऑल द प्रोटेस्ट द इंटायर स्पेनिश इनहेरिटेंस फॉर द ग्रैंड सन फिलिप्स, कि स्पेनिश, वहाँ पर स्पेनिश सक्सेशंस की प्रॉब्लम्स हुई थी। एक तरफ वो इंग्लैंड को डिस्टर्ब कर रहा था, तो दूसरी तरफ जब स्पेनिश का किंग मर गया था तो स्पेनिश का जो थ्रोन था उसके लिए उसने खुद अपने ही नवासे, अपने ही ग्रैंडसन को उसने नामजद कर दिया कि वो उसका नेक्स्ट किंग बनेगा। लेकिन ये पूरे यूरोप के लिए ये जो चीज़ थी, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वरीड थी, परेशानी की बात थी, क्योंकि ग्रैंडसन फिल्म जो था आफ्टर द डेथ ऑफ द सिकली आइडियोटिक चाइल्डिश किंग ऑफ द स्पेन, Carlos II. So, as the acquisition by the France of the vast Spanish dominion in Europe in the New World would have seriously disturbed the balance of power in the Europe, the combined European power challenged Louis in what is known as the War of the Spanish Succession. Spanish Succession होती है, स्पेनिश सक्सेशन यहाँ पर होती हैं, और स्पेनिश सक्सेशन 1601 से लेकर 1673 तक 13 तक होती हैं। विलियम्स वाज अबाउट टू इंटर दिस वॉर व्हेन ही डाइड। इसी वॉर में विलियम जा रहा था कि जब उसकी डेथ हो गई थी, और मेरी तो पहले से ही 1694 में उसकी डेथ हुई थी। एना जो था, एने जो क्वीन एना, वो नाउ केम इनटू द पावर, came into the Queen Anna, and she became the Queen of England in 1702। क्वीन एना बन गई थी उसने। और पॉलिटिकली इंग्लैंड जो था had won her freedom after a hard and prolonged struggle between the king and the parliament. In the social sphere, this period saw the impoverishment of the land-owning class and the rise of the rich middle class of the squire and tradesmen. The caliber had sold away much of their land in the Commonwealth period in order to pay the heavy fine imposed on them by the Cromwell government. The land thus sold remained with the buyers, who were mostly round-headed in the previous era, but who after the Restoration embraced Anglicanism to save their acquisitions and become weak leaders. Morally, there was a sad deterioration in society after the Restoration. Released suddenly from restraint of the Puritan rule, the people let themselves go and went to other extreme of the licentious indulgence. They took their cue from the taking the king and his court, who had been franchised, who has been taken and brought home French taste and manners. Charles, amorous, pleasure-loving, had many concubines by whom he had numerous legitimate children। जो फ्रांस का जो टेस्ट था उसको लेकर आए थे लोग, उसमें इंडल्ज हो गए, लोगों को मज़ा आने लगा था।
तो इस तरह से जो चीज़ें हो रही थी। अगस्टन लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो अगस्टन लिटरेचर में क्या था, यहाँ पर मैं इसको एक हेडिंग देता हूँ, अगस्टन लिटरेचर एन इंट्रोडक्शन। अगस्टन लिटरेचर, यहाँ पर अगस्टन जब जैसे ही रेस्टोरेशन का जो लिटरेरी पीरियड था जैसे ही शुरू हो जाता है, तो ये तकरीबन रफली 150 साल तक रहता है, एंड विच इज़ जस्ट जनरली नोन एज अगस्टन, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और इसमें 3 एजेस शामिल होते हैं, इसमें भी रेस्टोरेशन पीरियड है, फिर इसके बाद एज ऑफ ड्राइडन है, और द एज ऑफ जिसमें क्वीन एना की एज भी, जिसको हम क्वीन एना भी, द एज ऑफ क्वीन एना भी कह सकते हैं, द एज ऑफ पॉप भी कहते हैं, द एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, रेस्टोरेशन को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। ये जो टर्म था अगस्टन, ये एक्चुअली ये टर्म्स अगस्टन अगस्टीना जो था, अगस्टन सॉरी अगस्टन, ये डॉक्टर जॉनसन जो था उसने इसको दिया था। इसी द टर्म्स ओरिजिनेटेड द डॉक्टर जॉनसन्स ने उसको यूज़ किया था ऑफ इट्स इन हिज प्रेज दैट ऑफ द ड्राइडन पोएट्री। सो वो उसने कहा था कि व्हाट वाज said of Rome adorned by Augustus may be applied by an easy metaphor to the English poetry embellished by Dryden. So he found it bricks and left it marble. Now no one today thinks that Shakespeare and Milton are bricks in pop marble. The poets and the critics of 18th century really believed that as the age of Emperor Augustus was made glorious by Virgil and Horace, so their own age was made by glorious by Dryden and Pope. तो ये उसके डॉक्टर जॉनसन के रिमार्क्स थे। एक और इसके साथ चीज़ रिलेटेड है कि इसी एज को हम जो पहले जो एक दौर गुजरा था क्लासिकल एज, इसके साथ ये एक न्यू क्लासिकल एज भी था कि यहाँ पर जो लोग थे मैन ऑफ लेटर यहाँ पर बहुत पाए जाते थे, और वो इस बात पर यकीन करते हैं कि जो बेस्ट लिटरेरी मॉडल था वर टू बी फाउंड अमंग द राइटर ऑफ द क्लासिकल ग्रीस एंड रोम, एंड द बेस्ट थिंग फॉर देम देयरफॉर वाज टू ओबे द रूल्स लेड डाउन बाय देम। In actual practice, however, they followed the Latin and not the Greek masters. The authority of the rules prescribed by the ancient, specifically the Latins, was sacred and most prevail over individual and originality. It is not surprising, therefore, that his new classic literature should have the same qualities that distinguish the Latin literature of the days of Augustus. These qualities are simplicity, regularity, proportions, and finish. It is the literature founded upon intellect, not upon the feelings. ये जो दौर था इसमें हमें इंटेलेक्ट मिलता है, अक्ल मिलती है, इसमें हमें फीलिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसको हम हेड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हार्ट के साथ हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हार्ट का कोई काम नहीं है जिसमें। और यहाँ पर हेड के साथ जो चीज़ आती है वो है रीजंस आती हैं, तो रीजंस पर ही हम बात करते हैं, ना कि हम इमेजिनेशंस को प्रेफर करेंगे इसी अगस्टन एज में। तो अगस्टन एज में जो था वो फोकस किस चीज़ पर था, इनलाइटमेंट थी, रीजंस पर थी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि रोमांटिक्स जो थे उन्होंने इस बात को अपोज किया, क्योंकि वो तो इमेजिनेशन को ही प्रेफरेंस दे रहे थे, और यहाँ पर इस दौर में जो था वो एज था। सो इट डज नॉट सोर इन टू द स्काई आर प्रॉप द मिस्ट्रीज ऑफ द लाइफ एंड डेथ। फिलोसॉफिकल नहीं थे, सोचना नहीं थे कि ज़िंदगी की मिस्ट्रीज क्या है, डेथ क्या है, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जो एक कॉमन हाईवे ऑफ लाइफ थी उसको बरकरार रखा था। ये सस्पिशियस ऑफ इंथुजियाज्म एंड वुड नॉट अलाउ eccentricity, demanding as it did as a dead level of uniformity. It is not spontaneous but a result of the conscious, deliberate art. कॉन्शियस अकल का इस्तेमाल करते थे, डिलिबरेट आर्ट सोच समझ कर जो चीज़ें कर रहे थे, और उनके जो आइडियल्स थे वॉज अ गुड सेंस एंड रीजनेबलनेस, अकल थी, रीजनेबलनेस।
रीजनेबलनेस, हर एक चीज़ में रीजंस तलाश करते थे, रीजंस को ही मानते थे, दिल को कोई। पोइट्री में अगर हम बात करते हैं तो ओनली वन फॉर्म ऑफ द वर्क, द क्लोज कपलेट, क्लोज्ड कपलेट को ही वो लोग क्या कर रहे थे, फेवर कर रहे थे। एंड एसेंशली जेंटल था, अर्बेन था, एंड पॉलिश सोसाइटी आ गई थी, रिफ्लेक्टिंग द टेस्ट and the beauty of nature and the countries, the taste manner of the artificial town city, कि जो मैनर्स थे, जो स्टाइल था, जो स्टाइल थी, जो मैनर थी, जो सब कुछ था, वो क्या बन गया था, वो आर्टिफिशियल्स बन गया था। वो रियल नहीं था, वो ट्रू नहीं था, वो सिर्फ एक दिखावा था, एक शो ऑफ थी, एक वैनिटी थी। और ये सारी चीज़ें फिर रोमांटिसिज्म में अपोज होती है। इट हैड नो इंटरेस्ट इन द ब्यूटी ऑफ नेचर और द कंट्री साइड। सो दिस इज़ द मोस्ट पजलिंग फीचर ऑफ द अगस्टन एज। For the love of the nature and the countryside is deeply rooted in the English people and is reflected in their literature of every other period. The explanation lies in the English Augustan deliberate imitation of the Roman way of life, as Rome in the days of her glory was the center of all civilized activities. The Roman the Roman, like the Greek, believed that the city living was the only mode of civilization existence. One of their first acts after they had conquered the territory was to build the city and towns. तो इसी तरह से it is because of this so-called classical quality that the age is often called the age of reason. ये वो क्वालिटीज़ थे जो अच्छे लगते थे क्लासिकल स्कूल्स में। रिमार्केबल फॉर द प्रोस, ये सारी क्वालिटी प्रोस के लिए बहुत ज़्यादा अहम। इट इज़ सिग्निफिकेंट, इट इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वर इन द रेलम ऑफ प्रोज। इस एज में जो सबसे जो प्रोमिनेंट जॉनर थी वो थी हमारे पास प्रोज आती है यहाँ पर। एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये भी क्या है बहुत एक और भी, क्योंकि इसी एज में हमारे पास अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था प्रोज का जो राइटर था बुनियन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके अलावा ड्राइडन भी आता है, उसके अलावा हमारे पास एडिसन भी आता है, स्विफ्ट भी आता है, गोल्ड स्मिथ भी आता है, जॉनसन भी आता है, रिचर्डसन भी है, फील्डिंग भी है, स्मॉलेट भी है, स्टर्न भी है, और भी बहुत सारे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरीज प्रॉपर जो एसेस थी, जो नॉवेल्स थी, बिसाइड दिस एसे और नॉवल के अलावा ये जो इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न न्यूज़पेपर थे, मैगजीन्स थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन दौर में शामिल हो जाती हैं। एंड दीज आर द थिंग्स स्टिल वी हैव द ग्रेटेस्ट बायोग्राफी जो इंग्लिश में हमारे आती है। बॉस्वेल लाइफ ऑफ जॉनसन भी हमारे पास है, डायरी है ऑफ द सैमुअल पेपी है, एंड लेटर ऑफ द चेस्टरफील्ड है, और इसके अलावा हॉरेस वॉल है, हमारे पास गोथिक लिटरेचर भी आता है। एंड दीज आर द वर्क ऑफ द आउटस्टैंडिंग मेरिट इन द फील्ड। इसके हिस्ट्री भी आती है, गिबन की डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर भी आता है, लॉक्स भी आता है हमारे पास कुछ जो एम्पेरिसिस्ट थे, जिसमें हमारे पास लॉक था, ह्यूम था, बेर्कले था, फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन आता है, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस आती हैं इकोनॉमिक के लिहाज से। इसके अलावा इस एज में बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस अचीवमेंट होती है, एज है, और इसलिए इसको हम एज ऑफ प्रोस कहते हैं। सो एज ऑफ प्रोस हाउएवर इज द डीप डीप सेंस इन द रीजंस। एंड इसके अलावा फॉर द पोइट्री ऑफ द एज इज द प्रोजेक, इसकी पोइट्री जो थी इन द फॉर्म ऑफ द प्रोस थी, और इसने इसका जो मेन जो फोकस था वो हीरोइक कपलेट पर था, क्लोज कपलेट पर था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द अपकमिंग lectures we will be talking about John Dryden in detail. Thank you so much.